अभी सब्सक्राइब करें टारगेट शिक्षक यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सारे नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट शिक्षक में। और हम लेकर आए हैं आपके लिए टारगेट सीटेट 2020। और टारगेट सीटेट 2020 में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं महामंथन सीरीज के ईवीएस के कुछ क्वेश्चंस, जो कि आप लोग जानते हैं अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे हम लोगों के सीडीपी के क्वेश्चन, जो कि आप लोगों की महामंथन सीरीज बनाई गई जैसा कि आप लोग जानते हैं, जिसमें हम लोगों ने शामिल किए हैं आप लोगों के लिए कौन से क्वेश्चन, जिसमें शामिल किए गए हैं पीवाईक्यू, और पीवाईक्यू के साथ ही इसमें शामिल किए गए हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की कुछ ऐसी सीरीज जो कि आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाती है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो पीवाईक्यू और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की जो सीरीज है महामंथन सीरीज, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी तक सीडीपी के हम लोग कर रहे थे, अब देखेंगे आज हम लोग ईवीएस के कुछ क्वेश्चंस जो कि आपको हेल्पफुल होने वाले हैं एग्जाम में बहुत ही अच्छे तरीके से। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का ईवीएस और साथ ही साथ सीडीपी का जो कोर्स है वो कर दिया गया है बहुत ही अच्छे तरीके से लिमिटेड वे में ख़त्म। अगर अभी तक आप लोगों ने उस कोर्स को फॉलो नहीं किया है तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, जिसके थ्रू आप लोग सारे के सारे कोर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए, अब अगर अभी तक आप लोगों ने टारगेट शिक्षक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टारगेट शिक्षक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को। तो सेशन में सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए आया है, जिसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है कि कांसा यानी कि जिसको हम लोग ब्रॉन्ज कहते हैं, किन दो धातुओं का मिक्सचर होता है। यानी कि ब्रॉन्ज इज अ मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स, दीज टू मेटल्स आर। अब आप लोगों को बताना है कि वो दो धातुएं कौन सी हैं जिनसे मिलकर कांसा बनता है। ऑप्शन नंबर 1 तांबा और जिंक, ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है आप लोगों का तांबा और टिन, ऑप्शन नंबर 3 है तांबा और लोहा, ऑप्शन नंबर 4 एल्यूमिनियम और टिन। तो आप लोगों को जब कोर्स के टाइम आप लोगों को याद कराया गया था, किस चीज़ से कोर्स के टाइम याद कराया गया था आप लोगों को CU + TI यानी कि QT से। तो ये आप लोग बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर उस चीज़ को मेमोराइज कर सकते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो CU से हो जाएगा आप लोगों का कॉपर, और TI से हो जाएगा आप लोगों का टिन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर, कॉपर और टिन, यानी कि तांबा और टिन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि निम्नलिखित समूहों में उस समूह को चुनिए जो खाना पकाने के तरीके, यानी कि आप बताना है कि वो कौन सा मेथड है जो कुकिंग के लिए आपको यहाँ पर चूज करना है। तो यहाँ पर बताना है सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ ग्रुप ऑफ द कंप्राइज ऑफ मेथड ऑफ कुकिंग फूड। तो फूड को कुक करने का कौन सा यहाँ पर तरीका, ये आप लोग बताना है। जिसमें ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है इसमें आप लोगों से कहा गया उबाल कर, गूंथ कर या भून कर। ऑप्शन नंबर 2 इसमें आप लोगों से कहा गया है सेक कर, उबाल कर या बेल कर। ऑप्शन नंबर 3 में कहा गया है तल कर, भिगो कर या भून कर, यानी, और ऑप्शन नंबर 4 में आपसे कहा गया है सेक कर, तल कर या भून कर। यानी कि अगर हम लोग बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर ए, जिसमें कि हम लोगों से कहा गया है बॉइलिंग की, तो बॉइलिंग हम लोगों के पकाने का मेथड होता है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों का नीटिंग कहा गया है, यानी कि गूंथना हम लोगों के पकाने का प्रोसेस नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 को हम लोग यहाँ पर गलत कर देंगे। इसी तरह ऑप्शन नंबर 2 में चलते हैं, जहाँ पर आप लोगों से बताया गया है बेकिंग यानी कि सेंकना, बॉइलिंग यानी कि उबालना, बट रोलिंग की बात की गई है। रोलिंग का मतलब होता है यहाँ पर बेलने से। तो लेकिन जो बेलना होता है, बेलना भी आप लोगों का यहाँ पर पकाने के प्रोसेस में यूज़ नहीं किया जाता है, इसलिए यहाँ पर आपका बेलने के चक्कर में यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो दूसरा है वो भी गलत हो जाएगा। चलते हैं अपने ऑप्शन नंबर तीसरे की ओर, जिस पर आप लोगों से बोला गया है फ्राइंग यानी कि तलना, सोकिंग यानी कि भिगोना, और भूनना यानी कि रोस्टिंग। तो आप लोग जानते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से जो आपका ये भिगोने वाला प्रोसेस है ये पकाने के अंतर्गत नहीं आता, ये तैयार करने के अंतर्गत आता है, इसलिए यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन नंबर तीसरा भी गलत हो जाएगा। और अगर हम लोग साथ ही साथ बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 4 की ओर, जिसमें कहा गया है सेंकना यानी कि बेकिंग, फ्राइंग यानी कि तलना, और रोस्टिंग यानी कि भूनना। तो ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो चारों ऑप्शन है, जो ऑप्शन नंबर 4 में आप लोगों को दिए गए हैं तीनों ऑप्शन, वो आप लोगों के हो जाते हैं पकाने के तरीके, यानी कि सेकना, तलना और भूनना आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। तो चलिए अब देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हम लोगों से पूछा गया माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन। या आप यहाँ पर देखना है करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट माउंट एवरेस्ट। तो इसमें हम लोगों से क्या पहला ऑप्शन पूछा गया है, पहला ऑप्शन में हम लोगों से कहा गया है ये जम्मू और कश्मीर का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई होती है 8900 मीटर।
और दूसरे ऑप्शन में कहा गया है यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई होती है 8900 मीटर। और जो ऑप्शन नंबर 3 है इसमें कहा गया है कि यह भारत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9850 मीटर है। या तो फिर ऑप्शन नंबर 4 जिसमें कहा गया है कि यह तिब्बत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई होती है 9850 मीटर। तो इसमें अब आप लोगों को बताना है कि इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो माउंट एवरेस्ट की जो सबसे ऊंची चोटी होती है, माउंट एवरेस्ट की जो सबसे ऊंची चोटी होती है उसको हम लोग जानते हैं सागर माथा के नाम से। और ये सागर माथा वाला हिस्सा आप लोगों का कहाँ आता है, सागर माथा वाला हिस्सा आता है आप लोगों का नेपाल में। तो ये वाला उसका ऑप्शन नंबर जो 2 हो जाएगा वो हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएंगे और ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 को कर देंगे यहाँ पर गलत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें कि बात करी गई रेगिस्तानी योग के बारे में। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से ज़्यादातर हर एक बार सीटेट पे पूछा ही जाता है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है इस क्वेश्चन का कहना। इस क्वेश्चन में आप लोगों से कहा गया है कि रेगिस्तानी योग एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक ज़मीन में भीतर तक जाती हैं जब तक कि पानी ना पहुँच जाए। और इस पेड़ की जड़ों की गहराई उस पेड़ की ऊँचाई की लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? अब आप लोगों को बताना है कि ये पेड़ कहाँ पाया जाता है। क्या ये पेड़ राजस्थान में या आबू धाबी में या ऑस्ट्रेलिया में या तो पाया जाता है ये रूस में। तो उसका सही आंसर आप लोगों को बताना है क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो आप लोगों को जब कोर्स में हम लोगों ने कराया था रेगिस्तानी योग तब बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि रेगिस्तानी योग आप लोगों को पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। और रेगिस्तानी योग से रिलेटेड भी कई सारे पॉइंट बताए गए थे कि रेगिस्तानी योग जो होता है ज़मीन में बहुत गहराई तक जाता है इसके तना। और ज़मीन में कितनी गहराई तक जाता है? इतनी गहराई तक जाता है कि जहाँ तक उसको पानी ना मिल जाए, और पानी मिल जाए जहाँ पर उसको पानी मिलता है वहाँ तक उसकी जो जड़ें होती हैं वो ज़मीन के अंदर तक जाती हैं। और उसके बाद वो तने क्या होते हैं, तने पानी को ऑब्जर्व करते हैं और तनों में पानी भर जाता है। और जो वहाँ के लोग होते हैं उस पेड़ के तने में पाइप लगाकर बड़े आसानी के साथ उसका पानी यूज कर लेते हैं। तो ये वाला आप लोगों को कोर्स के टाइम पे ये वाली सारी बातें बताई गई थी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और हाँ साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आप लोगों को सारी नोटिफिकेशन सही समय पर मिलते रहें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, जो कि है बहुत ही आसान क्वेश्चन। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 से पूछा गया है कि बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है। तो अब आप लोगों को बताना है विच ऑफ द बेस्ट पीरियड फॉर द पीपल ऑफ बिहार स्टेट टू स्टार्ट बी कीपिंग। अब बी कीपिंग के लिए बताना है कौन सा होता है आप लोगों के लिए बेस्ट टाइम स्टार्ट करने के लिए आप लोगों का मधुमक्खी पालन। तो क्या वो जनवरी से मार्च है, या वो है अप्रैल से जून, या जुलाई से सितंबर, या बात कर लीजिए ऑप्शन नंबर 4 जिसमें कहा गया अक्टूबर से दिसंबर। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही। तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि मधुमक्खी पालन करने का जो हम लोगों का सही समय होता है वो सही समय होता है हम लोगों का अक्टूबर से दिसंबर। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से आप लोग यहाँ पर अब क्वेश्चन को देखने के बाद अपनी तैयारियों का अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों से पूछा गया है खेजड़ी वृक्ष के बारे में। अब यहाँ पर हम लोगों को बात करना है खेजड़ी ट्री के बारे में, जिसमें कि यहाँ पर कहा गया है इसमें हम लोगों को चुनना है सही कथन। तो स्टेटमेंट बताना है कौन सा है करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका स्टेटमेंट नंबर ए है वो कह रहा है कि यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। ऑप्शन जो इसका स्टेटमेंट नंबर 2 है वो हम लोगों से कह रहा है इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें कहा गया इट ग्रोड विदाउट मच वाटर। और जो इसका सी नंबर इसमें हम लोगों से कह रहा है कि यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। और इसमें डी में कह रहा है कि यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। तो बताना है अब इसमें कौन सा सही उसका आंसर। क्या ये है सैडी ट्री होता है जिसमें चिल्ड्रेन इसके नीचे आके इसके साइड में खेलना पसंद करते हैं, या तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो इसमें कहा गया है इट स्टोर वाटर इन इट्स ट्रंक एंड पीपल यूज दिस पाइप्स टू ड्रिंक दिस वाटर। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो अगर हम लोग देखते हैं पहले ऑप्शन में हम लोगों से कहा गया है ए, बी और सी, यानी कि ये मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, जो कि सही बात है। और अगर हम लोग बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की जिसमें कहा गया ऐसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, ये भी बिल्कुल सही बात है। और ऑप्शन नंबर सी इसमें कहा गया है छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। और ऑप्शन नंबर डी इसमें कहा गया है यह अपने तने में जल एकत्र करता है और पतले पाइप से इसको पीते हैं लोग। तो ये वाले जो क्वालिटी है ये वाली क्वालिटी हो जाती है आपकी किसकी, ये वाली क्वालिटी हो जाती है आप लोगों की रेगिस्तानी ओक यानी कि डेजर्ट ओक के बारे में। तो ये वाला ऑप्शन जो होगा ये वाला हो जाएगा आप लोगों का गलत। तो इसलिए उसका ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर जो कि दिया हुआ है आप लोगों का पहले ही ऑप्शन में, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर।
तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कि अब बात करी गई है हाथियों के बारे में। इसे पूछा गया है हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है। अब बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एलिफेंट। तो जो अब हाथियों से रिलेटेड बात है इस क्वेश्चन में करी गई है, जो कि आप लोग जानते हैं कि ज़्यादातर हर बार एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो इसमें पूछा गया है सबसे पहला, इसमें कहा गया है कि हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत अधिक आराम करना पसंद करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में कहा गया है 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है, यानी कि अ 3 month old बेबी एलिफेंट जनरली वेट्स अबाउट 2 क्विंटल। या तो इसमें कहा गया है कि वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। इसका मतलब है कि एन अडल्ट एलिफेंट कैन ईट इवन मोर देन 2 क्विंटल ऑफ लीव एंड ट्विंग इन 1 डेज। या ऑप्शन नंबर जो 4 है, इसमें कहा गया है हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोता है, यानी कि एलिफेंट स्लीप फॉर 8 to 10 आवर इन अ डे। तो कौन सा हो जाएगा हाथियों से रिलेटेड बिल्कुल सही बात यहाँ पर आप लोगों को बतानी है। तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत अधिक आराम वाली बात कर ली जाए तो हो जाएगा बिल्कुल गलत, क्योंकि वो बहुत ही कम सोते हैं, दिन में मात्र 1 से 2 घंटे ही आराम करते हैं। और अगर हम लोग बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर 3, जिसमें कहा गया है वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है, तो ये वाली बात भी हो जाती है हम लोगों की गलत, क्योंकि खाने की बात करी जाए तो होता है लगभग 1 क्विंटल। और कहा जाए कि हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं, तो यहाँ पर भी वाली बात हो जाती है गलत, क्योंकि उसके सोने की अवधि होती है मात्र 1 से 2 घंटे। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ये दूसरा हो जाएगा ये बिल्कुल सही है, जो कि हाथियों के विषय में दिया गया बिल्कुल सही कथन है, क्योंकि इसमें कहा गया है 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार लगभग 2 क्विंटल होता है, जो कि बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट ऑप्शन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोगों से बात कर रहा है एक रोग के बारे में, जिसमें कहा गया है कि कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, अब इसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा, इसमें कहा गया है गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए। तो अब आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये तीनों चीज़ें किस लिए यूज की जाती हैं। अगर आप लोग बात करते हैं यहाँ पर गुड़ की, और अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर आंवले की, गुड़ और जो साथ ही साथ आपका आंवला हो गया, गुड़ आंवला, और अगर बात कर ली जाए हरी पत्तेदार सब्जियाँ, तो यह सब आपकी हो जाती है किस चीज़ के रिलेटेड। इसमें पाया जाता है आप लोगों का खून बढ़ाने की होती है सबसे अच्छी ताकत। आंवले में आपका विटामिन सी पाया जाता है। गुड़ होता है जो आपके हीमोग्लोबिन को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करता है। और हरे पत्तेदार सब्जियों में आप लोगों का आयरन पाया जाता है, जो कि आप लोगों के एनीमिया को रोग को दूर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इससे हम लोग साफ साफ समझ सकते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, क्योंकि यहाँ पर बात करी गई किस रोग से पीड़ित है। तो हम लोग ये गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां देख कर ही बता सकते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि एनीमिया हो जाएगा इसके बिल्कुल सही आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें कि हम लोगों से पूछा गया है कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं। अब पूछा गया है कि कुछ पक्षी हैं जो हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं, ये पक्षी कौन से हैं। अब आप लोगों को बताना है कौन से हैं, क्या वो कौवा, चील या बुलबुल हैं, या तो वो बाज, कबूतर और तोता हैं, या वो चील, गिद्ध और बाज, या फाख्ता, कौवा या मोर। तो अब आप लोगों को बताना है क्या वो क्रोज, काइट्स या है नाइटेंगल, या तो वो ईगल्स, पिजन या पैरट, या तो वो हैं काइट्स, ईगल्स एंड वल्चर, या तो हैं वो डव्स, क्रॉस या पिकॉक। तो कौन सा हो जाएगा इसका सही आंसर। तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को ये वाली चीज़ डिस्कस करी गई थी जब हम लोगों ने कोर्स को किया था ख़त्म। तो वहाँ पर हम लोगों ने बताया था कि जो ये आप लोगों को 4 गुना अधिक दूरी से देखने वाली चीज़ होती है, ये गुण पाया जाता है आप लोगों का चील, बाज और गिद्ध में। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, क्योंकि ये जो गुण होता है वो काइट्स, ईगल और वल्चर्स में पाया जाता है, क्योंकि ये शिकारी पक्षी होते हैं, शिकारी पक्षी, और इनमें बहुत ही 4 गुना दूरी से अधिक देखकर ये बहुत ही अच्छे तरीके से शिकार कर लेते हैं। तो देखिए, अगर आप लोगों को यहाँ पर ये चीज़ें अच्छी लग रही हो, चीज़ें समझ में आ रही हो, तो आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को टेलीग्राम लिंक पर भी जुड़ जाना है। तो आप लोगों को जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगी, और उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप लोगों को PDF मिलेगी तो इस टेलीग्राम लिंक पर जो आप लोगों को दिया हुआ है यहीं पर डायरेक्ट क्लिक करके आप लोग आ सकते हैं हम लोगों के टेलीग्राम पेज पर, जहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती हैं, बहुत सारे स्टडी रिलेटेड मटेरियल आप लोगों को पढ़ने को मिलता है। तो चलिए अब साथ ही साथ बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों से क्या कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों से बात करी गई है मैप से रिलेटेड, जिसमें कि पूछा गया है कि भारत के मानचित्र में, अब यहाँ बात करी गई है मैप की, जिसमें कहा गया है भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष
अब यहाँ पर दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष बात करी गई है, तो आप लोगों को याद रखना है जैसे कि हम लोगों का है कि मैप हो गया, रफली मैप मान लीजिए, और यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर हम लोगों से कहा गया है कि ये जो हम लोगों का मैप है, तो इस मैप में हम लोगों से कहा गया है कि दिल्ली, यानी कि जो दिल्ली है, दिल्ली आप लोगों का यहाँ पर कहीं पड़ेगा, और दिल्ली की स्थिति के आप लोग सापेक्ष बात करना है। तो हम लोगों को दिल्ली की स्थिति को याद रखते हुए आगे की चीज़ें करनी है। इसमें कहा गया दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश। अब बात करनी है हम लोगों को हिमाचल प्रदेश, तो हम लोग जानते हैं कहाँ पर हिमाचल प्रदेश आप लोगों को कहीं यहाँ पर पड़ने वाला है। और बात करी गई है कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। तो मध्य प्रदेश आप लोग जानते हैं आप लोगों को यहाँ पर पड़ने वाला है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। तो अब आप लोगों को बात करना है दिल्ली के सापेक्ष इनकी स्थिति कैसी होने वाली है। तो क्या ये उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम में होंगी? तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप लोगों का एक दिल्ली के ऊपर और एक दिल्ली के नीचे है तो दोनों उत्तर दिशा में तो हो नहीं सकते, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर हम लोग देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर बी, जो कि कहा गया है दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व, तो ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी दोनों जो आप लोगों को दिल्ली के सापेक्ष कहा गया है और यहाँ पर दोनों में आप लोगों का साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट की बात करी गई, तो दोनों में साउथ होने की वजह से ये वाला ऑप्शन भी आप लोगों का गलत हो जाएगा। सॉरी। अब देखते हैं हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी, जिसमें कहा गया उत्तर और दक्षिण में, यानी कि नॉर्थ एंड साउथ की बात करी जाए, तो ये वाला ऑप्शन आप लोगों का अभी तक हाल फिलहाल सही है, क्योंकि एक आप लोगों का नॉर्थ यानी कि उत्तर और दूसरा दिल्ली की स्थिति का देखा जाए तो एक है नॉर्थ में और दूसरा आपका साउथ में, यानी कि उत्तर और दक्षिण पड़ रहा है। लेकिन अगर हम लोग ऑप्शन नंबर 4 की ओर देखते हैं, जिसमें कि कहा गया है दक्षिण पूर्व, तो पहले हम लोगों को पूछा गया हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, तो वो हो जाएगा हम लोगों का उत्तर में, और पहले यहाँ पर दिया है दक्षिण, तो ये वाला ऑप्शन भी हम लोगों को गलत हो जाएगा। तो अब इसलिए हम लोगों को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। तो हम लोग जाएंगे किसके साथ, ऑप्शन नंबर सी, नॉर्थ एंड साउथ। तो ये आप लोगों का हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। तो यहाँ पर आप लोगों को मैप के रिलेटेड भी जानकारी होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी वजह से आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन में कभी भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। आप लोगों को मैप का एक रफली फिगर अपने दिमाग में बनाए रखना है, जिससे कि इस तरह के आसान क्वेश्चंस को आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज हम लोगों का इसे पूछा गया है ईवीएस संक्षेपण, यानी कि जो एब्रीवेशन बताना है ईवीएस का क्या होगा, इस ईवीएस का फुल फॉर्म। तो हम लोग ईवीएस पढ़ते ही हैं, तो ईवीएस का फुल फॉर्म बताना है। हालांकि यहाँ पर ये कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरीके के आसान क्वेश्चन जब हम लोगों को एग्जाम में देखने को मिलते हैं तो हम लोग कन्फ्यूजन के चक्कर में इन क्वेश्चनों को गलत कर देते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि ऑप्शन नंबर ए हम लोगों से कहा गया एनवायरमेंटल स्किल्स, तो क्या ये ईवीएस का मतलब एनवायरमेंटल स्किल, या ऑप्शन नंबर 2 जो कि एनवायरमेंटल साइंस, या तो ऑप्शन नंबर 3 एनवायरमेंटल सोर्सेज या एनवायरमेंटल स्टडीज़। तो कौन सा इसका ऑप्शन सही हो जाएगा? तो हम लोग जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि इसका ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर 4 एनवायरमेंटल स्टडीज़। लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं कि इतने आसान क्वेश्चन हम लोगों को एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे, और इसी चक्कर में हम लोग क्वेश्चन को गलत कर बैठते हैं। इसलिए हम लोगों को इस तरह की कन्फ्यूजन से बिल्कुल दूर रहना है, और यहाँ पर हम लोगों को पूरे में पूरे नंबर लाने की कोशिश करना है। यहाँ पर अगर आप लोग इस सीरीज़ के थ्रू आप लोगों को कॉपी और पेन के थ्रू भी यहाँ पर बैठना है, और जब वीडियो ख़त्म हो तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि आप लोगों ने आउट ऑफ 15 कितने नंबर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिले हैं, जिससे कि आप लोग अपना आकलन कर सकें, जिससे कि आप लोगों को पता चल सके कि आप लोगों की स्थिति इस वक्त किस तरीके की है। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में अब हम लोगों से क्या कहा गया है, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्राथमिक स्तर यानी कि प्राइमरी स्टेज पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। अब हम लोगों को कहा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ऑफ ईवीएस एज प्राइमरी स्टेज। तो प्राइमरी स्टेज पर क्या है, वो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो अभी आप लोगों का पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, जिसमें कि आप लोगों को ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है कि कक्षा कक्ष में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ना। तो ये क्या ये उद्देश्य नहीं है? तो यहाँ पर हम लोग बिल्कुल नहीं कह सकते कि उद्देश्य नहीं, क्योंकि हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है कि जो हम लोगों का एनवायरमेंटल पर्यावरण शिक्षा जो होती है वो हम लोगों को बाहरी दुनिया के साथ जोड़ के पढ़ाई जाती है, जिससे कि बच्चे उसमें कनेक्ट कर सकें और उस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से सीख सकें। तो इसका ऑप्शन नंबर अगर हम लोग 1 देखते हैं तो ये बिल्कुल इसका ये उद्देश्य होगा। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2 की, जिसमें कहा गया है शिक्षक कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करेगा, यानी कि इसमें कहा गया है टीचर मस्ट इंश्योर परफेक्ट डिसिप्लिन इन द क्लासरूम। और जो आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3 है, इसमें कहा गया है कि बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए, यानी कि चिल्ड्रन मस्ट बी इनकरेज टू आस्क क्वेश्चन। और जो आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4 है, इसमें कहा गया है कि बच्चों को अपने निकटतम परिवेश से परिचय प्राप्त करने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए, यानी कि यहाँ पर आप लोगों को क्या करना चाहिए, चिल्ड्रन मस्ट बी इनकरेज्ड
टू एक्सप्लोर देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर 1 की, जिसमें कहा गया है कि कक्षा कक्ष में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहरी दुनिया के साथ जोड़ना। तो जैसा कि अभी बताया कि बाहरी दुनिया के साथ बच्चों को जोड़ के सिखाई जाने वाली चीज़ें से बच्चे बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट करते हैं और उन चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से सीखते हैं। तो यहाँ पर ये पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य बिल्कुल होगा। और जो आप लोगों को ऑप्शन नंबर 2 है, जिसमें कहा गया है शिक्षक कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करें। अनुशासन जरूरी है, लेकिन अगर हम लोग इस चीज़ को उद्देश्य मान के चलें कि नहीं कक्षा में बहुत कड़ा अनुशासन होना चाहिए, तो यहाँ पर ये जो होता है बच्चों में एक तरीके का डर पैदा करता है, जो कि सीखने में एक रुकावट का काम करता है। इसलिए यहाँ पर कड़े अनुशासन को हम लोग कभी भी महत्वता नहीं देंगे। और जो हम लोगों को ऑप्शन नंबर 3 है, इसमें कहा गया है कि बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अवश्य भी प्रेरित करना चाहिए। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अगर बच्चे जितना ज़्यादा तरीके से प्रश्न करेंगे और उनको प्रश्न का उत्तर मिलेगा, तो इसका मतलब ये है कि बच्चे वहाँ पर कुछ नया सीख रहे हैं, बच्चों की क्रिएटिव थिंकिंग हो रही है। और क्रिएटिव थिंकिंग बहुत ही अच्छी चीज़ है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। और जो आप लोगों को ऑप्शन नंबर 4 है, ऑप्शन नंबर 4 में हम लोगों को कहा गया है बच्चों को अपने निकटतम परिवेश से परिचय प्राप्त करने के लिए। तो निकटतम परिवेश से परिचय प्राप्त करने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर इनकरेज करना चाहिए, क्योंकि जैसा वो बच्चा अपने निकटतम परिवेश में देखता है तो उसके मन में क्यूरियोसिटी, उत्सुकता होती है उस चीज़ों को जानने के लिए। तो उन चीज़ों से जब परिचय प्राप्त करेगा तो उसके अंदर का जो रचनात्मक सोच होती है, जो उस चीज़ों को जानने की सोच होती है, इससे उसके स्किल्स, जिससे कि उसके जानने की क्षमता बढ़ती है, जिससे उसका नॉलेज बढ़ता है। तो यहाँ पर हम लोगों को जो ऑप्शन नंबर 2 है, जिसमें कहा गया शिक्षक कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करेगा, तो ये हम लोगों का बिल्कुल भी शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पर हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें कि अब हम लोगों को क्या कहा गया है, जिसमें कि हम लोगों से कहा गया है कि रश्मि को यह सिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न चरणों का अनुपालन करे। जैसे कि पहला, तो अब आप लोगों को यहाँ पर बताना है कि रश्मि वाज टॉट द फॉलोइंग स्टेप्स नॉट इन सीक्वेंस बट टू बी फॉलोड वाइल प्रिपेयरिंग अ क्वेश्चन पेपर। तो अब क्वेश्चन पेपर को बनाने का सही तरीका क्या होता है, तो एक प्रश्न पत्र तैयार करने को कौन कौन से चरण फॉलो किए जाते हैं, उस यहाँ पर आप लोगों को बताना है चरणों का सही क्रम क्या होगा। तो आप लोगों का पहला क्या है, इसमें आप लोगों को कहा गया है प्रश्न लिखना, या तो फिर रूपरेखा तैयार करना यानी कि डिज़ाइन तैयार करना, या तो फिर प्रश्न पत्र का संपादन करना, और यहाँ पर ये कहा गया है कि ब्लूप्रिंट तैयार करना। तो आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि जैसा कि हम लोग जब प्रश्न पत्र तैयार करते हैं, तो प्रश्न पत्र को तैयार करने के लिए, किसी भी चीज़ को तैयार करने के लिए प्रश्न पत्र ही क्या हो गया। अगर हम कोई एक पाठ्य योजना अपनी तैयार कर रहे हैं, या हम प्रश्न पत्र तैयार कर रहे हैं, या हम किसी चीज़ को करने की शुरुआत कर रहे हैं, तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी चीज़ को शुरुआत करने के पहले वहाँ पर उसकी हम लोगों को एक रूपरेखा बनानी पड़ती है, उसकी एक डिज़ाइन तैयार करना पड़ता है कि उसका वो हम लोग कैसे बनाने वाले हैं। तो ये जो दूसरा है, ये हम लोगों का आ जाएगा पहले नंबर पर। तो दूसरा अगर हम लोग बात करते हैं पहले नंबर पर, तो ये आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, और इसलिए आप लोगों का यहाँ पर इसके ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग सारे के सारे ऑप्शंस को यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। दूसरे के बाद अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कभी किसी भी चीज़ को जब हम लोगों ने रूपरेखा तैयार कर ली, उसकी डिज़ाइन तैयार कर ली, तो डिज़ाइन तैयार करने के बाद हम लोग उसका प्रिपेयर करते हैं, क्या प्रिपेयर करते हैं, उसका ब्लूप्रिंट तैयार करने का मतलब होता है कि उसका जो हम लोग एक तैयार करने वाले हैं, उसका एक रफली फिगर एक तैयार करते हैं कि उसको हम लोगों को कैसे बनाना है। अगर हम लोगों ने एक तैयार किया कि हम लोगों को कुछ एक, हम लोगों का जो क्वेश्चन पेपर है वो ऐसा है, तो हम लोग याद रख पहले करते हैं कि पहले नंबर पे हम लोगों को कौन कौन सी चीज़ें डालनी है, या तो फिर दूसरे नंबर पे कौन कौन सी चीज़ें डालनी है, या तो फिर हम लोगों को तीसरे नंबर पे कौन कौन सी चीज़ें डालनी है। ये वाली सारी चीज़ें हम लोगों को एक ब्लूप्रिंट के तौर पे तैयार करनी होती हैं। और जब ब्लूप्रिंट तैयार हो जाता है, तो हम लोगों को देखना होता है कि उसमें हम लोग कैसे प्रश्नों को लिखेंगे, मतलब कि उस तरीके के प्रश्नों को लिखने का क्या होगा तरीका, क्या वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, या कैसा भी है, मतलब फिर हम लोग उस प्रश्नों को लिखेंगे। और फिर प्रश्नों को लिखने के बाद क्या करेंगे कि प्रश्नों को लिखने के बाद हम लोग उसका संपादन कराएंगे। संपादन इन द मीन्स उसको हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर उसको पूरे एक तरीके से लास्ट रूप देंगे एडिटिंग करने के बाद। तो ये हो जाता है आप लोगों को तैयार करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका। तो इसको एक बार फिर से पुनः देख लीजिए, क्योंकि ये वाली चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हो जाती हैं कभी ना कभी। सॉरी, एक बार हम लोग फिर से अपने क्वेश्चन में चलते हैं। शायद वो क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा। हाँ, तो क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लोगों में कन्फ्यूजन पैदा कर देता है, तो यहाँ पर आप लोगों को कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी नहीं होना है। और हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक डिज़ाइन तैयार करेंगे। डिज़ाइन तैयार करने के बाद उसका एक रफली फिगर तैयार करेंगे, यानी कि ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। और ब्लूप्रिंट को तैयार करने के बाद उस चीज़ को हम लोग लिखेंगे, और लिखने के बाद उसका संपादन कराएंगे। तो ये वाला हो जाता है एक तरीका, जो कि दिया है हुआ है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2 में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है इसका बिल्कुल सही आंसर।
तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि हरप्रीत जो है अपने शिक्षार्थियों को यह सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है। अब कहा गया है कि हरप्रीत वांट्स टू सजेस्ट टू हर स्टूडेंट एज टू हाउ एन इंडिविजुअल कैन कंट्रीब्यूट इन द बेस्ट पॉसिबल वे टुवर्ड्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। हर बेस्ट सजेशन वुड बी। तो अब यहाँ पर क्या हो सकता है उसका बेस्ट सजेशन, उसका सबसे बेहतर सुझाव क्या हो सकता है बच्चों के लिए, तो वो एक तरीके से अब आप लोगों को ऑप्शन में देखना और बताना है क्या होगा इसका सही आंसर। क्या वो आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना शुरू कर दे, या तो फिर वो कार, स्कूटर आदि के जैसे व्यक्तिगत वाहन ना ही रखे, या तो फिर कहा जाए कि घर से बाहर अक्सर आने जाने से बचने लगे, या तो फिर कहा जाता है कि अपने व्यक्तिगत वाहन की इंजन की नियमित जांच करना शुरू कर दे। तो ये चारों ऑप्शन आप लोगों को देखने में बिल्कुल सही लग रहे होंगे कि व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित जांच करना तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर कहा गया है सबसे बेहतर सुझाव हम लोगों को देखना है कि क्या होगा सबसे बेहतर सुझाव। तो अगर व्यक्तिगत वाहन की इंजन की नियमित जांच करी जाएगी, इट्स अ गुड थिंग, मतलब यानी कि गेट द इंजन ऑफ पर्सनल व्हीकल चेक्ड रेगुलरली इज़ अ गुड थिंग बट नॉट। अगर हम इसको बेस्ट सजेशन के तौर पे देखेंगे तो ये हम लोगों का सही नहीं होने वाला है। और अगर हम लोग बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की, जिसमें कहा गया है घर से बाहर अक्सर आने जाने से बचना, तो इट मे बी अ गुड थिंग, घर से अक्सर बाहर अक्सर आने जाने से बच सकते हैं, लेकिन अगर इसको हम लोग बेहतर सुझाव के मामले में देखें तो नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों को कभी ना कभी ऐसे काम तो पड़ते ही रहते हैं कि अक्सर घर से बाहर निकलना पड़ता है। लेकिन अगर हम लोग बात कर लें ऑप्शन नंबर बी की, जिसमें कहा गया है कार, स्कूटर आदि जैसे मतलब व्यक्तिगत वाहनों को यहाँ पर रखना ही बंद कर दिया जाए, मतलब डू नॉट कीप अ पर्सनल व्हीकल लाइक कार, स्कूटर etc, यानी कि अगर इसका हम लोग रखना ही बंद कर देंगे तो ये तो मतलब सही नहीं होगा, क्योंकि कभी भी न किसी चीज़ की हम लोगों को पर्सनल वे में ज़रूरत पड़ती ही रहती है। हाँ, अगर हम लोग इस चीज़ की बात करते हैं कि आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करने लगें, मतलब ये सारी सुविधाओं के होने के बावजूद अगर हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, पर्यावरण संरक्षण की बात करनी है, तो पर्यावरण संरक्षण किसी एक के करने से नहीं होता। अगर सार्वजनिक जो साधन चल रहे हैं उन सार्वजनिक साधनों के का प्रयोग करने लगेंगे यहाँ पर सारे लोग, तो सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करने से हम लोगों को क्या होगा, सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करने से सबसे पहले तो हम लोगों का जो फ्यूल होगा वो फ्यूल की होगी सबसे ज़्यादा बचत। फ्यूल की बचत के बाद आप लोग जानते हैं कि जितना भी हम लोगों का होता है यहाँ पर प्रदूषण, वो प्रदूषण भी कम होगा। तो इस तरीके के आप लोगों को काफ़ी सारे जो होते हैं ये इसको बेहतर सुझाव के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि ये एक डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करते हैं वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका बिल्कुल सही आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है आज का आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है कि कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने में निम्न में से कौन सा जो है सबसे प्रभावी तरीका है। तो अब आप लोगों को बताना है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट इफेक्टिव वे टू अराउज क्यूरियोसिटी इन क्लास 5th स्टूडेंट इज टू। तो अब आप लोगों को क्वेश्चन को करते समय एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि यहाँ पर बात करी गई है कक्षा 5 के शिक्षार्थियों के लिए, क्लास 5th के स्टूडेंट्स की यहाँ पर बात करी गई है। तो क्वेश्चन को जो उसके जो ऑप्शन है हम लोगों को उसी हिसाब से देखने होते हैं कि क्या वो कक्षा 1 के स्टूडेंट के लिए बात करी जा रही है, कक्षा 5 के स्टूडेंट के लिए बात करी जा रही है, क्योंकि उस समय उनकी आयु सीमा के आधार पर भी कई सारी चीज़ें जो होती हैं बच्चे को इन्फ्लुएंस करती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है हम लोगों को ऑप्शन नंबर 1 कहा गया है कि अधिक हस्तपरक अनुभव प्रदान करना, यानी कि हैंड ऑन एक्सपीरियंस उन लोगों को देना, या तो आप लोगों को कहा गया है कि ऑप्शन नंबर जो 2 है उसमें कहा गया है लिखित कार्य में उन्हें अधिक अभ्यास देना, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 में कहा गया है अक्सर इकाई परीक्षणों का आयोजित करना, यानी कि कंडक्ट करना फ्रीक्वेंट यूनिट टेस्ट के लिए, और जो लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 जिसमें कहा गया है गहन जांचपरक और कल्पनापरक प्रश्न पूछना, यानी कि आस्क प्रोबिंग एंड इमेजिनेटिव क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि शिक्षार्थियों में अगर हम लोगों को जिज्ञासा जागृत करने की बात करी जा रही है या बात करी जा रही है क्यूरियोसिटी अराउज करने के लिए, तो क्यूरियोसिटी अराउज करने का आप लोग जानते हैं सबसे अच्छा तरीका क्या होता है। क्यूरियोसिटी किसी भी इंसान में तभी आती है जब वो उस चीज़ को लेकर उत्सुक हो, और उत्सुक होने के लिए सबसे ज़्यादा क्या होगा कि अगर आप किसी से ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिससे कि वो उसके बारे में सोचना शुरू कर दे, उसके बारे में कल्पना करना शुरू कर दे, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 4 होगा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को एक बार दिमाग में ये वाली बात भी आ सकती है कि क्या इसका अगर हम लोग हस्तपरक अनुभव की बात करते हैं, यहाँ पर जो हैंड ऑन एक्सपीरियंसेस होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं, स्टूडेंट को डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करते हैं। हैंड ऑन एक्सपीरियंस जो होते हैं जो वो खुद करते हैं,
तो यहाँ पर खुद करने वाली बात अपनी जगह है, लेकिन अगर बात करी जाए जिज्ञासा जागृत करने की, अगर यहाँ पर बात होती सीखने की, तो सीखने में ये जो हस्तपरक अनुभव होता है, हस्तपरक अनुभव से ज़्यादा कोई भी इन्फ्लुएंस, इससे ज़्यादा कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं करता। हाँ, लेकिन यहाँ पर बात जिज्ञासा की करी गई है, तो जिज्ञासा में कल्पनापरक प्रश्नों से भी ज़्यादा अच्छा कोई और तरीका नहीं हो सकता। तो ये था आज का सेशन। आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए, ये सारे के सारे क्वेश्चन के आप लोगों ने किसी भी तरीके के कोई भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट आया हो तो उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या तो फिर ये जो आप लोगों को टेलीग्राम दिया हुआ है इस पर भी डायरेक्ट आप लोग PDF में जाकर डायरेक्ट क्लिक करिए और टेलीग्राम पेज से जुड़ जाइए। वहाँ पर भी आप लोगों को एक डिस्कशन पेज मिलेगा, डिस्कशन पेज में आप लोग अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं और वहाँ पर डायरेक्ट ही आप लोगों को वहाँ पर पूरा सोल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सारे के सारे नोटिफिकेशन आप लोगों को बहुत ही आसानी के साथ मिल जाएं। और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि इतना अच्छा कंटेंट अच्छे लोगों तक पहुंचने के लिए आप लोगों को भी अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे, क्योंकि जैसे जैसे वीडियो में लाइक्स और व्यूज़ की संख्या बढ़ती है, हम लोगों में बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन आता है और ज़्यादा अच्छा करने की हम लोगों के अंदर मोटिवेशन आता है। तो ये आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली रूप से भी इन्फ्लुएंस करता है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस समय हम लोगों के यहाँ कोरोना बहुत ही तेज़ी से बढ़ता हुआ चला जा रहा है, तो इस मामले में आप लोगों को कतई घबराना नहीं है, घर में रहना है, सुरक्षित रहना है और हमेशा खुश रहना है, क्योंकि जब तक आप खुश नहीं रहेंगे तब तक आप अच्छे मन से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो खुश रहिए और हाँ, पढ़ते रहिए टारगेट शिक्षक के साथ। तो चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।